गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर 2025 में। मार्च 2025 में जो हिंदी का पेपर आया था उसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहला ही प्रश्न है, ये आपकी स्क्रीन पे। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में सलीस उपमा अनुप्रास और रूपक, तो इसका सही ऑप्शन है रूपक। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, ये नेक्स्ट पेज पर ही पहला ही प्रश्न। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो है वह पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो यहाँ देखिए वह धातु है, यहाँ देखिए बेटा वह धातु है। और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हाय, आओ और आओ। और इसका सटीक आंसर है आओ, इसका सटीक आंसर है आओ। आओ इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। तत्सम शब्द जो है इसमें काट शब्द तत्सम है, इसमें काट शब्द तत्सम है। अगला देखें, सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? सारंग शब्द का पर्यायवाची, यहाँ पर सारंग शब्द का पर्यायवाची सारथी, मोर, खरगोश और दर्प। यहाँ जो है दर्प इसका सही आंसर रहेगा, दर्प इसका सही आंसर रहेगा, दर्प इसका सही आंसर रहेगा। ये दर्प को राइट करेंगे। मौन शब्द का विलोम बताइए। मौन शब्द का विलोम है मुखर, मौन शब्द का विलोम है मुखर। अगला देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहेंगे, उसको हम वाक्य कहेंगे। अगला ऑप्शन देखिए 6, निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? उत्साह, उत्खनन, क्षितिज और क्या है ये? उत्खनन, उत्साह, उल्लास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन के लिए उल्लास को हम राइट करेंगे, यहाँ हम उल्लास को राइट करेंगे, उल्लास इसका सही ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के यथानिर्दिष्ट उत्तर दीजिए, यथानिर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो जो है इसका ये एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, ये प्रश्न आपका 2 नंबर का है। आपने विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर बताना है कि विकारी शब्द जो है वह कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन से हैं। तो विकारी शब्द वो हैं जिनके अंदर परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के कारण जहाँ परिवर्तन हो जाता है, जहाँ जो है लिंग और वचन, कारक आदि के कारण जहाँ विकार उत्पन्न होता है, जहाँ विकार उत्पन्न होता है, वो तो होता है विकारी। और जहाँ विकार उत्पन्न नहीं होता वो विकारी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है समास का प्रश्न आपसे पूछा है इसने। समास का प्रश्न आपसे पूछा है कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं?
बहुब्रीहि समास की परिभाषा हम इस प्रकार से बताएंगे। बहुब्रीहि समास की परिभाषा इस तरह से कहेंगे हम, जिस समास में जिस समास में जिस समास में दोनों पद मिलकर पद मिलकर तीसरे को प्रधान बनाते हैं, तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं, उसे जो है बनाते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास का उदाहरण है गणेश। लंबा है उधर जिसका गणेश, ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण रहेगा। इससे अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, नेक्स्ट पेज पे है ये देखो भाई, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। मुहावरों का अर्थ लिखेंगे पहले और फिर वाक्य बनाएंगे। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, न्यारा बैठा रहना, हाँ, सबसे अलग रहना। और पानी पानी हो जाना, लज्जित हो जाना। ठीक है, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। और मालिक ने जब नौकर को चोरी करते देखा तो वह पानी पानी हो गया। ऐसे वाक्यों में इसको प्रयोग कर देना है। उसके बाद है बेटा, भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा लिखेंगे। अपने भावों को क्या करेंगे, लिख कर अपने भावों को, यह लिख लेते हैं, अपने भावों को लिख कर या बोल कर प्रकट करना भाषा कहलाता है। क्लियर है आपको। इससे आगे देखिएगा, जितने भी निबंध दिए हैं करंट टॉपिक से उठाए गए हैं। जितने भी निबंध हैं करंट टॉपिक से उठाए गए हैं। कंप्यूटर, वर्तमान युग की आवश्यकता, जन जन की भाषा हिंदी, समाचार पत्रों का महत्व, जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण पर प्रभाव, आधुनिक समाज में तनाव के कारण और प्रभाव, और मेरा भारतवर्ष। ये टॉपिक है। किसी एक पर आपने निबंध लिख देना है, ये आप खुद ही कर लेंगे। अगला देखो भाई, चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र आपने लिखना है। तो सेवा में प्राचार्य महोदय, ऐसे लिखते हो ना तुम, ऐसे ही लिखना है इसको। सेवा में प्राचार्य महोदय, ये यहाँ पर प्रधानाचार्य को लिखा तो प्रधानाचार्य लिख दो, चाहे प्राचार्य महोदय लिख दें, महोदय। और फिर आपने जैसे लिख देना, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गए, लिख देना है। और फिर कहना श्रीमान जी, यहाँ पर श्रीमान जी, ये हो गया ऊपर का। ठीक है जी। और फिर हम इसको करेंगे नीचे। उसमें क्या लिखोगे आप, उसमें लिखोगे श्रीमान जी मेरे पिता का तबादला बहुत दूर हो गया है, जिससे हमें उनके साथ रहने के लिए वहीं जाना पड़ेगा और मुझे वहीं पर अपना दाखिला लेना पड़ेगा। और दाखिला लेने के लिए मुझे अपने चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी। आशा है आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य है। और फिर आपने अपना नाम लिख देना है। ये पत्र है भाई, पत्र को लिखेंगे प्रिय मित्र, ऐसे लिखते हैं पत्र, प्रिय मित्र। सॉरी भाई, सबसे पहले यहाँ पर है ना परीक्षा भवन लिखेंगे, परीक्षा भवन, कर लेते इसको। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम परीक्षा भवन,
भवन, क्या, क, ख और ग, ठीक है। और फिर प्रिय मित्र, और फिर आपने जो है उसको यहाँ पर आगे प्रातःकालीन भ्रमण के बारे में बताना है कि हमें जो प्रातःकालीन भ्रमण क्यों करना चाहिए। शुरुआत कैसे करोगे कि प्रिय मित्र, मुझे कल ही आपकी बहन रास्ते में मिली और मैंने पूछा तुम कैसे हो, तो उसने बताया कि आप जो है घर में ही घुसे रहते हो, घूमने के लिए नहीं जाते हो। तो मैं कहता हूँ कि आपको सुबह ज़रूर घूमने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि घूमने से, प्रातःकालीन के भ्रमण से हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन का को हमारे फेफड़े सोखने के लिए, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सारा दिन शरीर में फुर्ती रहती है, हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ये सब प्रातःकालीन भ्रमण के महत्व हैं। इसलिए आप जो है इन मेरी इस कही हुई बातों के ऊपर गौर करेंगे और सुबह घूमने का अपना रूटीन जरूर बनाएंगे, आपका मित्र। और फिर आपने अपना नाम लिख देना है, ये रहेगा इसका 5वां प्रश्न। देखियो भाई, 5वें में क्या है कि क्षितिज काव्य खंड का है, ये काव्य वाले पाठ से लिया गया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? ये कबीर वाले में से लिया गया है। उसकी पहचान भाई उसके कुल से होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान जो है उसके कुल से होती है, जीवन शैली से होती है, कर्म से और वस्त्र से। तो व्यक्ति की पहचान तो भाई उसके कुल से ही होती है, सॉरी, कर्म से ही होती है, कुल से नहीं होती। अगला देखो बेटा, घर जाने की चाह घेरे पंक्ति में लल्लद किसके घर जाने की कामना करती है? घर जाने की चाह में जो है पंक्ति में लल्लद किसके घर जाने की कामना करती है? तो यह परमात्मा के घर जाने की कामना कर रही है। गोपी सिर पर क्या धारण करना चाहती हैं? गोपियाँ सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती हैं। कभी पेट पर जुआ लगाकर क्या खींचता है? मूठ लगाकर कवि जो है खींच रहा है। अगला देखो भाई, ग्राम श्री कविता में कौन रोमांचित सा लगता है? ग्राम श्री कविता में वसुधा जो है रोमांचित सी लगती है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, किसने लिखा है इसको? राजेश जोशी ने इसको लिखा है। अब हम देखेंगे बेटा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के हमने उत्तर देने हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, समा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर नीलन के सुर ठर के, मेघ आए बड़े पैंठन के सवर के। इसका क है, क में है कवि कौन है भाई इसका? तो मेघ आए का कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपको पता है सर्वेश्वर को ऐसे लिखेंगे बेटा, सर्वेश्वर दयाल दयाल सक्सेना। ल है बेटे सक्सेना, से कह सेना, ठीक है, हो गया इसके कवि का नाम। फिर क्या कहता है कि बादल कहाँ तक फैल गए? क्षितिज अटारी दामिनी दम की। तो बादल कहाँ तक फैल गए? क्षितिज तक फैल गए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा क्षितिज। इसका आंसर रहेगा बच्चों क्षितिज। ठीक है जी। अगला देखो भाई, यहाँ तक में भी आपको वो पेपर क्लियर हो रहा होगा, ऐसी कामना है मेरी। बच्चों को समझ आएगा, परीक्षा में आपको आसानी रहेगी। अगला देखो ये क्या है, क्षमा मांगने पर किसके सबर का बांध टूट जाता है? क्षमा मांगने पर किसके सबर का बांध टूट जाता है? क्षमा मांगता है और सबर का बांध टूट जाता है। तो क्षमा कौन मांग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो है मानवीकरण का सुंदर प्रयोग है। वैसे तो नायिका को यहाँ सबर का बांध टूटते हुए दिखाया है। बादल के आने से जो है
सब्र का बांध कवि का टूट जाता है। अभी कवि लिखता है कि मैं बादल का इंतजार कर रहे थे हम सब। और अब ये बात हमें पता चल गई कि बादल जरूर उस पृथ्वी पर आएंगे और बारिश करेंगे। तो जो है लिख रहा है जो कवि है उसका सब्र का बांध टूट जाता है। और वैसे नायिका का यहाँ पर वर्णन है। दामिनी शब्द का बिजली है बेटा, दामिनी बिजली। बादल गरज रहे तो बिजली भी जरूर चमकेगी। क्या भ्रम था कि आप कभी नहीं आएंगे। भ्रम क्या था कि जो है आप कभी नहीं आएंगे और आप आ गए हैं। आप आ गए हैं, यही भ्रम था। ये भ्रम टूट गया है। अगला देखो, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है। योग में ढूंढता है बेटा, योग में ढूंढ रहा है, वैराग्य में ढूंढ रहा है। उसको कहाँ ढूंढ रहा है। काबा में ढूंढता है, काशी में ढूंढता है। ढूंढता है कि नहीं, ये प्रश्न इसका रहेगा उत्तर। हथकड़ियों को गहना क्यों गा। हथकड़ियाँ नहीं है, ये है ब्रिटिश राज का गहना। क्यों कहा हथकड़ियों को गहना, क्योंकि कवि अपने देश को आज़ाद कराना चाहता है। कवि अपने देश को आज़ाद करवाना चाहता है, इसलिए उसको हथकड़ियाँ गहना लगती हैं। अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहता है, स्वतंत्र करवाना चाहता है। इसलिए उसको अपने जो है हथकड़ियाँ क्या लगती हैं, हथकड़ियाँ भी गहना लगती हैं। हथकड़ियाँ भी उसको आभूषण लग रही हैं। हथकड़ियाँ भी उसको आभूषण लग रही हैं। आगे देखो, ये कौन सा प्रश्न आ गया। ये आ गया प्रश्न नंबर 8 भाई। इसमें देखिएगा बेटा, हमने काव्य सौंदर्य लिखना है। और काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे कि भाषा कैसी है, अलंकार का कैसा प्रयोग है, यहाँ पर कैसी शब्दावली है। तो यहाँ पर जो है लिखना हमने प्रकृति का। पहली बात तो भाव सौंदर्य ये है कि प्रकृति का अद्भुत चित्रण किया गया है। यहाँ पर अद्भुत चित्रण किया गया है, प्रकृति का अद्भुत चित्रण है। पहली लाइन में आप ये लिखेंगे, ठीक है जी। दूसरी लाइन में क्या लिखोगे कि जो है अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अलंकारों का सुंदर प्रयोग, अलंकारों का सुंदर प्रयोग। दूसरा और तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा आप लिखेंगे तीसरा आप क्या लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे इसकी परिभाषा, इसकी जो है भाषा, इसकी भाषा कैसी है। भाषा तत्सम और तद्भव शब्दावली का, तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग है। सुंदर प्रयोग है, सुंदर प्रयोग है, ये लिखना है। और फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे आप। अगली लाइन में जो है हम लिखेंगे कि भाषा जो है समझने में आसान है, भाषा समझने में आसान है। और कविता को गाया भी जा सकता है। कविता के अंदर संगीतात्मकता का भी गुण है। इससे आगे देखिएगा बेटा, रस खान ब्रज के वन और बागों को क्यों निहारना चाहता है। क्योंकि ब्रज से श्री कृष्ण जो ब्रज में रहते थे और ब्रज से जुड़ी हर चीज को श्री कृष्ण से प्यार था। श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज से जो कवि प्रेम करना चाहता है, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण रहते थे और श्री कृष्ण के कारण जो है उन चीज़ों से रस खान का प्रेम है। आगे देखो 10वां प्रश्न। 10वीं में क्या है, लेखक के अनुसार गधे के गुण किन के गुण प्रकाष्ठा तक पहुँच गए हैं। ऋषि मुनियों के गुण प्रकाष्ठा तक तो किस भिक्षु से
विदाई लेकर जो है ये दो निवस तो चल पड़ा था भाई। ख भाग इसका ये है। और अगला देखो, अगला प्रश्न है, उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम कैसी दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता जो है इसका सही आंसर है। बौद्धिक दासता स्वीकार कर। साइलेंट वैली केरल में है भाई। और उनके बाएं पैर का जूता फटा हुआ था या दाएं पैर का, तो जो फटा हुआ था उससे अपोजिट जूते को हम राइट कर देंगे। उससे अपोजिट जूते को हम राइट कर देंगे। ये आपका इसका आंसर रहेगा। अगला देखो क्या कहती है, सुभद्रा के छात्रावास छोड़कर जाने पर लेखिका के कमरे में कौन आकर रही। जेबुनिसा जो है उसके कमरे में आकर रही। जेबुनिसा आ गई थी महादेवी वर्मा के कमरे में। तो इससे अगला देखते हैं फिर हम क्या आंसर रहेगा। ये वाला आपके लिए है। प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता फटा हुआ था। तो फोटो में कौन सा फटा हुआ है, तो उससे दूसरे पैर वाला ठीक रहेगा। कमेंट करके बताएं कि जो है लेखक के कौन से पैर का जूता फटा हुआ था। अगला देखो भाई, नेक्स्ट देखिएगा। ये दे दिया फिर उसी में से, प्रेमचंद में से ही दिया है। ये आपको लगता होगा कि ये कुछ नहीं पात्र आगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रेमचंद के बारे में लिख रहा है। प्रेमचंद के फटे जूते पहला ही उसी में से है। पहला प्रश्न है पाठ का नाम प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। दूसरा है हरिशंकर परसाई इसके राइटर हैं। कई बच्चे जो है इसको लिख देते हैं हरिशंकर की भी, ये हो सकता है कि प्रेमचंद ने लिखा हो, लेकिन ये हरिशंकर परसाई ने लिखा था, क्योंकि इनके घर में जो है परसाई ने लिखा था। फोटो टंगी हुई है और उसको देखकर भाव आता है लेखक के मन। लेखक ने यहाँ किस जंजीर का वर्णन किया है। नेम धर्म की जंजीर। नेम धर्म की जंजीर का वर्णन किया है। ये रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ये वाला दूसरा इसका हो जाएगा। ओरी कौन सी कमजोरी, ओरी को कौन सी कमजोरी ले डूबी, या नेम धर्म की ये कमजोरी थी। नेम धर्म वाली कमजोरी। तीसरे में यह आएगा वह यहाँ कौन समझौता नहीं कर सका। यहाँ प्रेमचंद समझौता नहीं कर सके भाई। और होरी प्रेमचंद के गोदान का पात्र है। इन्होंने एक बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है जो बार बार पढ़ा जाता है, उसका पात्र है होरी। अगला देखो, ये जीवन परीक्षा आपने खुद करना है। 12वां क्वेश्चन। अब 13वां देखिएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो अगर एक एक बात ऐसे करेंगे तो। सिर्फ समझाने के लिए है बेटा ये। जब आप सिलेबस को पूरा रिवाइज कर लोगे तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप पा लोगे। बस पेपर का स्टाइल आपको पता चल जाए। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है, लेखक ने यात्रा के दौरान जो है किन कठिनाइयों का सामना पड़ा। एक तो रास्ता भटक गया था भाई, वो रास्ता भटक गया था। दूसरा वहाँ बैठा बैठा बोर हो गया था। जो है वहाँ बैठा बैठा जो है उसका मन नहीं लग रहा था। सांवले सपनों की याद। पाठ का मूल भाव क्या है कि हमें पशु पक्षियों से क्या करना चाहिए। प्रेम। पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। और हमें प्रकृति से भी प्रेम करना चाहिए। प्रकृति से भी प्रेम करना चाहिए। प्रकृति से भी प्यार करें, ठीक है जी। अगला देखो, महादेवी वर्मा ने अपनी माँ की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। महादेवी वर्मा ने अपनी माँ की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। ये प्रश्न था बेटा। महादेवी वर्मा की माँ कैसी थी। धार्मिक विचारों की महिला थी। पहले ही बता था ना, पंछी बोले कर उठो कृपा निधान, ऐसी इसी वो प्रभातिया सुबह गाती थी। तो एक तो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, धार्मिक विचारों की महिला थी। सभी धर्मों का मान सम्मान करती थी, क्योंकि वो अपने पड़ोसियों के बच्चों को भी अपना मानती थी। तो सभी धर्मों का मान सम्मान करती थी, मान सम्मान करती थी। अनेक बार पढ़ी लिखी थी बेटा, पढ़ी लिखी थी।
ठीक है। और अनेक भाषाओं का उसको ज्ञान था, अनेक भाषाएं जानती थी। ठीक है, ये लिख देंगे हम इसमें। अगला देखो 14वां कृतिका में आ गए हैं। अब समापन की ओर है तुम्हारा प्रश्न पत्र। देखो क्या है, रीढ़ की हड्डी पाठ का क्या उद्देश्य है कि हमने जो है अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाना है, बेटियों को, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं और स्वाभिमानी बनाएं उनको। बेटियों को खूब पढ़ाओ भाई। और उनको जो है पैरों पर खड़ा करें, पैरों पर खड़ा करें, उनको पैरों पर खड़ा करें। ठीक है, तो ये जो है इसका पाठ का उद्देश्य है। उनकी पढ़ाई को ना छुपाएं, प्रतिभा को ना छुपाएं, उन्हें खुले आसमान में उड़ने दें। अगला देखो, शंकर कैसा लड़का था भाई, कैसा लड़का था शंकर। तुम्हें भी पता होगा कि रीढ़ की हड्डी पाठ का नाम ही रीढ़ की हड्डी पाठ का नाम ही जो है रीढ़ की हड्डी इसलिए है क्योंकि शंकर का रीढ़ नहीं है भाई। शंकर जो है ना वो चरित्रहीन बालक है, महिलाओं के कॉलेज के चक्कर काटता है। तो इसके चरित्र में लिखेंगे हम क्या, चरित्रहीन है, चरित्रहीन व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे कि कैसा है, दूसरा जो है कोई भी काम नहीं करता, निठल्ला व्यक्ति है, निठल्ला है। 2 नंबर का है तो इस तरह से ही 2 नंबर में इतना ही लिखना है। अगला देखो, मृत्यु का तरल दूत क्या है यहाँ पर। मृत्यु का तरल दूत है बाढ़। बाढ़ जो है मृत्यु का तरल दूत है, क्योंकि सब कुछ अपने साथ क्यों है, क्योंकि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है, सब कुछ बहा ले जाती है, नष्ट कर देती है, बहा ले जाती है और नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। अगला देखो बेटा, लास्ट पर पहुंच गए हैं, लास्ट पर है क्या है, लास्ट आर्जवम के रूप में श्री कृष्ण गीता में क्या कहना चाहते हैं। आर्जवम के रूप में, आर्जवम के रूप में श्री कृष्ण गीता में क्या कहना चाहते हैं। आर्जवम क्या है, आर्जवम का अर्थ यहाँ पर बुद्धि है। आर्जवम के रूप में गीता जो है वास्तव में जो है बुद्धि पर बल देना चाहते हैं। महत्वपूर्ण गीता की क्या गीता की विशेषताएं क्या हैं, गीता की विशेषताएं क्या हैं ये आपने बताना है। तो जो है गीता की विशेषताएं हैं कि गीता में अपने बुद्धि का पहले में है आर्जवम में कि जो है बुद्धि का उचित प्रयोग हमने करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की क्या विशेषताएं हैं कि गीता में जो है अपनी बुद्धि का सही उपयोग हमने करना है, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना है, अपने कर्म पर ध्यान देना है, अपने मन को शांत रखना है, जरूरत पड़ने पर ही उसका सही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अगला देखो, दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास क्यों गया था, उनसे जो है आशीर्वाद लेने गया था वो, क्योंकि उनको लगता था कि दुर्योधन जो है द्रोण का अर्जुन के प्रति ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि आचार्य द्रोणाचार्य अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ही गुरु थे। तो उसको लगता है कि जो है यह यदि कहीं इसका झुकाव युद्ध में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की तरफ ना हो जाए। और अगला देखो, औरंगजेब की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने क्या उपाय किया। शिवाजी जो फलों की टोकरी में छिपकर बाहर आ गए। और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय पर थी, क्योंकि आज के व्यक्ति को भी उसी प्रकार की जीवन शैली को अपनाना चाहिए जैसी महात्मा बुद्ध ने बताई थी। क्योंकि आज नैतिक मूल्यों का बहुत हनन होता जा रहा है और आज जो है नैतिक मूल्यों में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसलिए उनकी शिक्षाएं जो है आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय पर थी। इसी के साथ जो है आपका पूरा पेपर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद।